3 जनवरी 2026 की आधी रात बीत चुकी थी। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग के अंदर एक कमरा था, जहां मोटे पर्दों के पीछे सिर्फ डिजिटल स्क्रीन की नीली रोशनी चमक रही थी। उन स्क्रीन के सामने बैठे थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। माहौल किसी फिल्म जैसा था, लेकिन यह कोई फिल्म नहीं थी। स्क्रीन पर जो दिख रहा था वह रियल टाइम मिलिट्री ऑपरेशन था। हजारों किलोमीटर दूर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक खास मकान को अमेरिकी स्पेशल डेल्टा फोर्स चारों तरफ से घेर चुकी थी। उसी मकान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो गहरी नींद में सो रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी इतिहास के सबसे विवादित पलों में बदलने वाली है। इस ऑपरेशन की शुरुआत उस पल से हुई जब अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर समुद्र की सतह के बेहद करीब उड़ते हुए वेनेजुएला की सीमा में दाखिल हुए। उनकी ऊंचाई इतनी कम रखी गई थी कि दुश्मन के रडार सिस्टम उन्हें पहचान ही नहीं सके। ठीक उसी समय काराकस शहर की बिजली अचानक गुल हो गई। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, बल्कि एक सटीक साइबर अटैक था, जिसने पूरे शहर को अंधेरे में डुबो दिया। सड़कों पर अफरा तफरी थी, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर डेल्टा फोर्स के कमांडो रस्सियों के सहारे एक हाई सिक्योरिटी इमारत की छत पर उतरे, जहां से उन्हें सीधे राष्ट्रपति के निजी आवास में घुसना था। कमांडो जैसे ही इमारत के अंदर दाखिल हुए, पूरे ऑपरेशन की रफ्तार अचानक कई गुना बढ़ गई। हर सेकंड की कीमत तय थी। भीतर मौजूद सिक्योरिटी सिस्टम पहले ही निष्क्रिय किया जा चुका था, फिर भी कुछ गार्ड्स ने फायरिंग की कोशिश की। बाहर आसमान में मंडरा रहे हेलीकॉप्टरों पर गोलियां चली, जिनमें से एक को नुकसान भी पहुंचा, लेकिन वह मिशन से पीछे नहीं हटे। उसी दौरान डेल्टा फोर्सेज की एक टीम सीधे उस फ्लोर की ओर बढ़ी जहां राष्ट्रपति का बेडरूम था। अंदर सो रहे निकोलस मादुरो की नींद अचानक शोर और हलचल से टूट गई और उन्होंने अपने सुरक्षित कमरे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह दरवाजा बंद कर पाते, अमेरिकी सैनिक उन्हें काबू में ले चुके थे। पूरे घटनाक्रम को बाहर एक कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटर किया जा रहा था। फ्लोरिडा में बैठे डोनाल्ड ट्रंप बड़ी स्क्रीन पर हर मूवमेंट देख रहे थे, मानो यह किसी एक्शन शो का सीधा प्रसारण हो। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि यहाँ कोई रीटेक नहीं था और कोई स्क्रिप्टेड सीन भी नहीं। कुछ ही मिनटों के भीतर यह तय हो चुका था कि मिशन सफल है। मादुरो को हथकड़ियों में जकड़कर तुरंत बाहर निकाला गया और हेलीकॉप्टर के जरिए समुद्र में तैनात अमेरिकी युद्धपोत की ओर ले जाया गया। इस बीच काराकस के ऊपर उड़ रहे फाइटर जेट्स और ड्रोन पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए थे, ताकि किसी भी जवाबी कार्रवाई की गुंजाइश न रहे। अगली सुबह जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया। न्यूज चैनलों की हेडलाइंस में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अमेरिका ने सच में किसी दूसरे संप्रभु देश के मौजूदा राष्ट्रपति को उसके ही घर से पकड़ लिया है? वेनेजुएला की सड़कों पर तनाव फैल गया, जबकि लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक सरकारें आपात बैठकें करने लगी। कुछ देशों ने इसे तानाशाही के खिलाफ कार्रवाई बताया, तो कई राष्ट्रों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन कहा। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भी हलचल तेज हो गई, क्योंकि यह घटना आधुनिक इतिहास के उन दुर्लभ पलों में से थी जिसने पूरी वैश्विक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। जैसे जैसे धुंध साफ होती गई, इस पूरे ऑपरेशन के पीछे की वजहों पर चर्चा शुरू हो गई। आधिकारिक बयान में अमेरिका ने इसे ड्रग ट्रैफिकिंग और सुरक्षा से जुड़ा कदम बताया, लेकिन जानकारों का मानना कुछ और ही था। उनकी नज़र वेनेजुएला के उस संसाधन पर टिकी थी जिसने दशकों से वैश्विक ताकतों को आकर्षित किया है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल के भंडार मौजूद है, जो वैश्विक ऊर्जा राजनीति में उसकी अहमियत तय करते हैं। यही वजह थी कि कई विश्लेषकों ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि संसाधनों और प्रभाव क्षेत्र पर नियंत्रण की बड़ी रणनीति के रूप में देखा। वेनेजुएला और तेल की कहानी नई नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में जैसे ही यहाँ बड़े पैमाने पर कच्चे तेल के भंडार मिले, यह देश वैश्विक शक्तियों की निगाह में आ गया। लंबे समय तक विदेशी कंपनियां यहाँ तेल निकालती रही और इससे अमेरिका को सीधा फायदा होता रहा।
लेकिन जब सत्ता में बदलाव हुआ और सरकार ने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर खुद का अधिकार जताया, तब टकराव की नींव पड़ी। तेल उद्योग के राष्ट्रीयकरण ने अमेरिका और उसकी कंपनियों को बाहर कर दिया, जिससे रिश्ते धीरे धीरे तनावपूर्ण होते चले गए। यही पुराना विवाद समय के साथ राजनीतिक दुश्मनी में बदल गया, जो अब खुलकर सामने आ चुका था। अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए उन पर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए। दावा किया गया कि वर्षों से वे ऐसे नेटवर्क का हिस्सा थे जो नशीले पदार्थों को अमेरिका तक पहुंचा रहा था। लेकिन कई स्वतंत्र रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों ने इन दावों पर सवाल उठाए। उनके अनुसार वेनेजुएला कोई बड़ा ड्रग उत्पादक देश नहीं है, बल्कि केवल एक सीमित ट्रांजिट रूट के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा जिन नशीले पदार्थों से अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें होती है, उनका स्रोत वेनेजुएला नहीं बल्कि दूसरे देश बताए जाते हैं। ऐसे में यह बहस और तेज हो गई कि क्या ये आरोप सच में अपराध से जुड़े थे या फिर राजनीतिक दबाव बनाने का एक जरिया। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल इसकी वैधता को लेकर उठा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकारों ने साफ कहा कि किसी संप्रभु देश की सीमा में घुसकर सैन्य कार्रवाई करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। यहाँ तक कि अमेरिका के भीतर भी इस फैसले पर बहस शुरू हो गई। कई सांसदों और कानूनी विशेषज्ञों ने पूछा कि क्या राष्ट्रपति को बिना संसद की अनुमति के इस तरह का ऑपरेशन चलाने का अधिकार था। सरकार ने इसे कानून लागू करने की कार्रवाई बताया, लेकिन जिस पैमाने पर सेना, एयर स्ट्राइक और साइबर अटैक का इस्तेमाल हुआ, उसने इस दलील को कमजोर कर दिया और पूरी कार्रवाई को एक अघोषित युद्ध जैसा बना दिया। इस ऑपरेशन ने सिर्फ वेनेजुएला की राजनीति नहीं बदली, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक खतरनाक मिसाल भी रख दी। अगर कोई ताकतवर देश अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के दम पर किसी दूसरे देश के चुने हुए नेता को उठा सकता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का मतलब ही क्या रह जाता है। कई देशों को डर है कि आज वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है। यही वजह है कि इस घटना को नए दौर के औपनिवेशिक रवैये की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां कानून नहीं बल्कि ताकत फैसले करती है। सवाल अब यह नहीं है कि यह ऑपरेशन सफल था या नहीं, बल्कि यह है ऐसी दुनिया में कमजोर देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित की जाएगी।